जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड का जो पहला चैप्टर है पॉलिटी का, उससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे। और सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है राधा कृष्णन, तीसरा शंकर दयाल शर्मा और चौथा है आर वेंकट रमन। इसमें क्वेश्चन पूछा है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राधा कृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 ईस्वी तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। फिर दूसरा पॉइंट है, इससे पहले वे 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और चौथा पॉइंट है, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को, जब उनका जन्म दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो पूरे भारत में टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट से महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बन सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब तक रहे राष्ट्रपति? था 62 से 67, 5 साल। उसके बाद उपराष्ट्रपति, तो याद रखेंगे 52 से 62 यानी 10 वर्ष रहे उपराष्ट्रपति। 2 बार लगातार भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। और बोलेगा क्वेश्चन में कि यदि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट है, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही प्रतिवर्ष 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। क्वेश्चन में है भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ? 1952, 1955, 1957 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1957 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था। तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 से 1952 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसके ठीक 5 साल बाद देश का दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था। 24 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ था। फिर तीसरा पॉइंट है, इस चुनाव में भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। मतलब प्रथम आम चुनाव में भी जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आम चुनाव में भी जवाहरलाल नेहरू ही आईएनसी की मदद से गवर्नमेंट बनाए थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन बोल रहा है कौन भारतीय व्यक्ति बोल रहा है और भारत का गवर्नर जनरल भी बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, बी में है सी राजगोपालाचारी, पहला ऑप्शन है सी आर दास, बी में है सी राजगोपालाचारी, सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भारत का प्रथम वह व्यक्ति कौन था जो गवर्नर जनरल बना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी राजगोपालाचारी। अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए। बोला है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। फिर बोला है उनका कार्यकाल 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक था। फिर अगला है, ध्यान रहे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगर सिंपल क्वेश्चन बोलेगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन में भी यही पूछा था, वह भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था जो भारत का गवर्नर जनरल बना था, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। चौथा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोला भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो ऑप्शन सी हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। याद रखेंगे पहला पॉइंट। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 अपनी मृत्यु तक इस पद को संभाला। वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब देखिए अगला, बोला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पहला ऑप्शन यही ना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वहीं बी पॉइंट था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर थे। यहाँ से 3-4 पॉइंट बना। भारत का पहला राष्ट्र प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कब से कब तक, तो 47 से 64 तक। फिर बोलेगा भारत का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो पंडित नेहरू के पास। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बने, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन बने थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। पाँचवा क्वेश्चन है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है मुस्लिम लीग, तीसरा है बीजेपी या चौथा है जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे, अब मुंबई कहलाता है बॉम्बे, कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है। अगला इसके संस्थापक यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हयूम थे और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी बने थे। याद रखेंगे। क्वेश्चन बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन बनेगा कहाँ, तो बम्बई में। बोलेगा कहाँ पे, जगह का नाम क्या था, तो जगह का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अगला है इसके संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो A.O. हयूम। फिर बोलेगा इसका पहला अध्यक्ष कौन बना था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखेंगे। अगला देखिए अन्य विकल्प। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछेगी कब, तो 1906 ईस्वी में। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1977 में। फिर बोले बीजेपी की स्थापना तो 1980 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। पहला ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। तो कुछ बोल भाई तो में कैद हो जाए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह शुरू की थी। सेकेंड पॉइंट है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और यहीं से देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 26 जनवरी 1950। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या बन सकता है। बोला है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, यानी इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया। किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। अब आगे बोला है लेकिन इसे पूरे देश में पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इस ऐतिहासिक दिन की याद में यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। क्यों, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बोला इस ऐतिहासिक दिन की याद में भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन पहला है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में है बीबी गिरी या डी में है शंकर दयाल शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब देखिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बन सकता है। पहला पॉइंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 यानी 10 वर्षों तक था। याद रखेंगे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे और वो भी कब से कब तक, तो 1962 से 1967। और अगर पूछा भारत का पहला राष्ट्रपति तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए आगे वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर ही 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं कौन, तो डॉक्टर राधाकृष्णन, लेकिन प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1905, दूसरा 1906, 1907 या 1908। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। अगला पॉइंट है इसकी स्थापना यानी मुस्लिम लीग की स्थापना में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क की मुख्य भूमिका थी। 3 व्यक्ति ख्वाजा सलीमुल्लाह आगा खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क। अगला है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था
और 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। 5 में बंगाल विभाजन और 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? J.S. मिल, बेंथम, प्लेटो या मार्क्स? तो इसका सही आंसर होगा J.S. मिल। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या बोला, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल है, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। ऑन लिबर्टी पुस्तक बोलेगी कब निकली? तो 1859 में। फिर क्वेश्चन बनेगा किसने निकाला? तो जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल ने। अगला पॉइंट है, यह पुस्तक यानी ऑन लिबर्टी पुस्तक व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप की सीमाओं पर विचार करती है। अगला पॉइंट है, बेंथम उपयोगितावादी के जनक है। बेंथम उपयोगितावादी के जनक है। प्लेटो ने द रिपब्लिक लिखी और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा। क्वेश्चन पूछेगा द रिपब्लिक किसने लिखा? तो प्लेटो ने। दास कैपिटल किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने। और उपयोगितावाद का जनक कौन? तो बेंथम। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन भूभाग, दूसरा ऑप्शन जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता और चौथा राजनीतिक दल। इसका सही आंसर होगा राजनीतिक दल। ये राज्य का तत्व नहीं है। अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, राजनीतिक विज्ञान के अनुसार किसी भी राज्य के 4 मुख्य अनिवार्य तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। राजनीतिक दल लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं, लेकिन वे राज्य के 4 मूलभूत और अनिवार्य सैद्धांतिक तत्वों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, चुनाव अंक यानी कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? साधारण बहुमत प्रणाली, स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, संचयी मत प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा निकालकर मतों की गणना आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा की जाती है। इसका व्याख्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत जीत के लिए एक निश्चित चुनाव अंक या कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव इसी प्रणाली यानी कोटा निकालकर होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है इसका चुनाव। उसके बाद बोले साधारण बहुमत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वह जीत जाता है, उसमें किसी निश्चित कोटे की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन ए है पटेल, भगत सिंह, तिलक या चंद्रशेखर आज़ाद? इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है इसका व्याख्या, यह प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा दिया? तो बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं को कहा जाता था लोकमान्य तिलक। इनका पूरा नाम था लोकमान्य तिलक। बोला स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका है कथन? तो बाल गंगाधर तिलक का। इसका अगला पॉइंट है, उन्होंने जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी उत्सव यानी शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक। गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा है इनकलाब जिंदाबाद। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे कृष्ण मेनन, सरदार पटेल, पंडित नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद के साथ साथ देश के पहले विदेश मंत्री और कार्यभार भी संभाला था, मतलब विदेश मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। अगला पॉइंट है, सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने थे। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और कृष्ण मेनन बाद में रक्षा मंत्री बने थे। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में बोला है महत्वपूर्ण पॉइंट इसका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 का क्लॉज 1 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद है पदेन का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चुना जाएगा वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। अगला है राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वह सदन की अध्यक्षता करते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? क्वेश्चन में राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल।
अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, इसलिए वे राज्य के संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होते हैं। फिर आगे बोला है मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं। अगर संवैधानिक अध्यक्ष पूछा तो राज्यपाल, और अगर वास्तविक अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री, जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। केंद्र सरकार, याद रखें, केंद्र स्तर पर देश के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, और अगर वास्तविक अध्यक्ष पूछा जाए तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था? इसका सही आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहां कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल मौजूद हैं और उन्हें चुनाव लड़ने तथा सरकार बनाने की स्वतंत्रता है। दूसरा पॉइंट है, चीन में एक दलीय व्यवस्था है और अमेरिका ब्रिटेन में मुख्य रूप से द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला पॉइंट है, आज़ादी के शुरुआती दशक में भारत में एक दलीय प्रभुत्व यानी कांग्रेस का प्रभाव था, लेकिन संवैधानिक ढांचा हमेशा से बहुदलीय ही रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, दूसरा है माउंटबेटन योजना, तीसरा है क्रिप्स मिशन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तब भारत में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, वर्ष 1946 में आए कैबिनेट मिशन प्लान के प्रस्तावों के आधार पर ही भारत में अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन बनेगा, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना। कब? तो 2 सितंबर 1946। अगला है, इस मिशन के तहत यानी कैबिनेट मिशन के तहत भारत की संविधान सभा का भी गठन किया गया था। अगला है माउंटबेटन योजना, जो कब का था? तो 3 जून 1947 का। माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित थी, तथा क्रिप्स मिशन जो 1942 में आई थी भारत असफल रही थी। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, वेवेल या के एम मुंशी। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है। पहला पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। दूसरा पॉइंट है, यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाता है, तब उसका उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। अगर भारतीय गवर्नर जनरल नहीं पूछा जाता है तब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चूँकि यहाँ भारतीय शब्द नहीं लिखा गया है, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ही सही उत्तर होगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1930, 15 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 या 2 सितंबर 1946 को? भारत का संविधान कब लागू हुआ था, इसका क्वेश्चन है। इसमें सही ऑप्शन है ही नहीं। इसका सही आंसर होना चाहिए था 26 जनवरी 1950। बोला सही उत्तर दिए गए विकल्प में से कोई भी पूर्णतः सही नहीं है। प्रश्न अनुसार विकल्प त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। वास्तविक उत्तर 26 जनवरी 1950 है। अब इसकी व्याख्या, बोला है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह तारीख विकल्पों में मौजूद नहीं है। अगला है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत पारित मतलब अडॉप्ट किया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जिन्ना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। पहला है, भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्वेश्चन पूछेगा कब? तो 1951 कितना तारीख को? 21 अक्टूबर को। किसके द्वारा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। अगर स्थान पूछा तो दिल्ली में की गई थी। अगला है, यह दल राष्ट्रवाद और हिंदू संस्कृति के संरक्षण के विचारों पर आधारित था। अगला पॉइंट है कि यह भारतीय जनसंघ आगे चलकर वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई, मतलब यही भारतीय जनसंघ ही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गया। वो भी पूछेगा कब? तो 1980 ईस्वी में के रूप में पुनर्गठित हुआ। फिर आगे बोला, वीर सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े थे, मतलब सिंपल क्वेश्चन बनेगा वीर सावरकर किस सभा से जुड़े थे? हिंदू महासभा से। और मोहम्मद अली जिन्ना पूछेगा तो मुस्लिम लीग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखेंगे भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 52, मतलब 52 में कंप्लीट हुआ, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 52 मान लिया जाता है। अब देखिए
का व्याख्या। भारत का पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया था। चूँकि चुनाव का अधिकांश हिस्सा और मतगणना वर्ष 1952 में हुई थी, इसलिए आधिकारिक तौर पर इसे 1952 का आम चुनाव कहा जाता है। उसके बाद है, इस चुनाव में कुल 489 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। याद रखेंगे, 1951-52 में जो पहला चुनाव हुआ था, 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, और उसमें आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को अकेला 364 सीट मिला था और पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनाए थे। अगला है, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। याद रखेंगे, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेगा कौन, तो वो थे सुकुमार सेन, जिन्होंने इस ऐतिहासिक चुनाव को संपन्न कराया था। याद रखेंगे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या कृष्ण मेनन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राम मतलब बोल रहा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री थे, यानी लॉ मिनिस्टर बने थे। फिर दूसरा पॉइंट है, वे भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। इसीलिए इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा कौन, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए इनको क्या कहा जाता था, संविधान का जनक। क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, मतलब अध्यक्ष बनते थे साथ, अध्यक्षात्मक शासन, तो वो था अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो वो है अमेरिका। अब देखिए आगे क्या बोला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। मतलब पहली बार अमेरिका में ही इसका उदाहरण देखने को मिला था। फिर बोला है कि इस प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। मतलब मेरे देश में क्या होता है कि हम लोग जो विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं यानी विधायक को, वो जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। वहाँ सीधे जनता के द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है और वह विधायिका यानी सांसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, बोला भारत और ब्रिटेन में इसके विपरीत संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जहाँ प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक। बोला है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रोफेसर के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या। बोला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। याद रखेंगे कब से कब तक, तो 2002 से 2007 ईस्वी तक। कितने नंबर के थे, 11वें राष्ट्रपति बने थे। बोला भारत के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान यानी डीआरडीओ और इसरो में उनके अभूतपूर्व योगदान यानी विशेषकर अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के विकास के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। फिर आगे है, वे भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक हैं, जिन्हें जनता का राष्ट्रपति यानी पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन ए है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन बी है। कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ऑप्शन सी है। और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ज़रूरी नहीं है आपका डिग्री। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख है। मतलब राष्ट्रपति कौन कौन बन सकते हैं, इनकी योग्यता का उल्लेख किया गया, जिनके अनुसार उम्मीदवार को पहला भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, दूसरा न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और तीसरा लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए। मतलब अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास 3 योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और तीसरा लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए आपके पास। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में देश के किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक पद जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं की गई है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो शैक्षणिक योग्यता मांगता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दूसरों से असंगत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रह चुके हैं, कृष्ण मेनन राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति नहीं बने थे, ये प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पहला पॉइंट है, यह एक तार्किक प्रश्न है। दिए गए विकल्प में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये तीनों भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। दूसरा पॉइंट है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। पद की विभिन्नता के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू अन्य 3 से अलग यानी असंगत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य
का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? झंडा, राजधानी, संप्रभुता या परंपराएं? इसका सही आंसर होगा संप्रभुता, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका व्याख्या, बोला राजनीतिक विज्ञान में राज्य के 4 अनिवार्य तत्व जैसे कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता में से संप्रभुता को सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च तत्व माना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, राज्य के तत्व में सबसे महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण तत्व कौन सा या सर्वोच्च तत्व? वो है संप्रभुता। दूसरा पॉइंट है, संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव के बिना पूर्णतः स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, मतलब किसी का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। बिना संप्रभुता के कोई भी क्षेत्र कानूनी रूप से राज्य नहीं बन सकता। जैसे आज़ादी से पहले भारत के पास भूमि और जनसंख्या थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, मतलब व्यक्ति अपने मन से कुछ नहीं कर सकता था, सब अंग्रेजों के मन से करना पड़ता था। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण? इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, यही दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे। अब देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या में क्या बोला है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के द्वारा दिया गया है। उनका मानना था कि राजनीतिक दल सत्ता के भूखे होते हैं और समाज को बांटते हैं, इसलिए लोकतंत्र को दलों से मुक्त होना चाहिए ताकि सत्ता सीधे जनता के हाथ में हो। अगला है, एम.एन. रॉय ने भी बाद में दार्शनिक स्तर पर दल विहीन राजनीति की बात की थी, लेकिन भारत के व्यवहारिक राजनीतिक आंदोलनों में मुख्य रूप से यह विचार यानी जेपी जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योति बसु, ममता बनर्जी, शरद पवार या जयललिता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी जिसको अभी हम बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की जो सरकार है थी, फिलहाल बीजेपी का सरकार है, ममता बनर्जी के द्वारा ही तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पहला पॉइंट है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC या जिसका दूसरा नाम है TMC की स्थापना 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी द्वारा की गई थी। दूसरा पॉइंट है, वे कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नए क्षेत्रीय दल का गठन की थी जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी। याद रखेंगे किस पार्टी से अलग हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC से। ज्योति बसु माकपा के बड़े नेता थे। शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP की स्थापना की थी और जयललिता AIADMK की प्रमुख थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है राजनीतिक समानता से, सामाजिक समानता से, आर्थिक समानता से या कानूनी समानता से? इसका सही आंसर होगा राजनीतिक समानता से। बोल रहा है राजनीतिक समानता से, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या, बोला एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत राजनीतिक समानता यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी को सबसे बड़ा प्रतीक है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत राजनीतिक समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। दूसरा पॉइंट है, इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को चुनाव में वोट देने का समान अधिकार है और हर नागरिक को वोट की कीमत यानी वैल्यू बराबर होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। तीसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मिलने वाला वयस्क मताधिकार इसी राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करता है। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखेंगे 18 वर्ष है भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु। चलिए, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मैंने देख लिया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। चलिए, जय हिंद।